हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन सीए नित्य क्लासेस। तो फटाफट से थोड़े से और कॉन्सेप्ट्स करते हैं और फिर हम पूरा का पूरा चैप्टर कर देंगे। देखना कितना स्मूथ चैप्टर है। चलो जी आओ फटाफट से समझो जी। सबसे पहले तो एक छोटी सी चीज ये देख लो कि वो कौन कौन सी चीज है जो मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर को डिटरमाइन करती हैं। कैसे निकालते हो मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर? ये बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम बहुत बढ़िया तरीके से बहुत सारे कॉन्सेप्ट सोच समझ सकते हैं। फ्यूचर में जब आप आओगे तब हम बताएंगे कि एकदम कॉन्सेप्चुअली प्रोफेशनली कैसे निकलता है मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर। चलो फिलहाल छोटी सी चीज, बहुत सिंपल सी चीज समझो। किसी भी चीज की अगर वैल्यूएशन करनी है तो वो आप कैसे करोगे? मैंने आपसे कहा कि भैया ये वाली चीज खरीद लो, 100 रुपए की है। आपने कहा सर 100 की छोड़ो, 1000 की छोड़ो, 10,000 की छोड़ो, करोड़ रुपए की दे दो। हम तो करोड़ रुपए देने को तैयार हैं, लेकिन बस एक छोटी सी चीज है। हम जब भी किसी भी चीज को में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें हमारी इन्वेस्टमेंट पे एक रिटर्न चाहिए, रिटर्न। लेट हमें हमारी इन्वेस्टमेंट पे 10% की रिटर्न चाहिए। तो क्या जो चीज आप हमें बेच रहे हो वो इन्वेस्टमेंट का 10% के इक्वल हमें रिटर्न दे देगी? लेट यहां पे मैं रिटर्न का मतलब प्रॉफिट ले लेता हूं फिलहाल। सिंपल सी स्टेटमेंट ये है। तो कोई भी इन्वेस्टर कहीं पे भी इन्वेस्ट करने को तैयार है अगर उस चीज से जो रिटर्न मिलता है वो उसकी इन्वेस्टमेंट पे जो उसको रिटर्न चाहिए इन्वेस्टर को उसके इक्वल हो जाए। तो इसका मतलब आप किसी भी चीज में इन्वेस्ट कितने रुपए कर सकते हो, उसकी वैल्यू क्या है आपके लिए। जो भी उस चीज से आप रिटर्न अर्न कर रहे हो उस रिटर्न को रेट ऑफ रिटर्न से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। उस रिटर्न को रेट ऑफ रिटर्न से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो समझो अगर कोई चीज आपको 100 रुपए हर साल कमा के देगी, उस चीज का रिटर्न है 100 रुपए, तो 10% से आप डिवाइड कर दो, तो इसका मतलब आप उस चीज के लिए 1,000 रुपए देने को तैयार हो। और अगर कोई चीज आपको 150 रुपए हर साल कमा के देगी, आपको आपके पैसे पे 10% की रिटर्न चाहिए, तो आप उस चीज के लिए 1,500 रुपए देने को तैयार हो। सिंपल सी बात यह है। अच्छा, तो किसी भी चीज की इन्वेस्टमेंट मतलब किसी भी चीज में आप कितने रुपए इन्वेस्ट करने को तैयार हो, या फिर मैं बोलूं किसी भी चीज के लिए आप कितने रुपए देने को तैयार हो, या उस चीज की आपके लिए वैल्यू क्या है, बात तो एक ही है ना। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। उस चीज से आप कितना कमाओगे दैट इज रिटर्न अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न। उस चीज से आप कितना कमाओगे दैट इज रिटर्न अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है जी। तो किसी भी चीज की वैल्यूएशन आप कैसे निकालते हो, दैट इज उससे आप जो भी कमाओगे, जो भी वो चीज आपको रिटर्न देगी, उस रिटर्न को रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर दो, तो उस चीज की वैल्यूएशन आ जाती है। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी इन्वेस्टर को अपने पैसे पे रिटर्न कितनी चाहिए भाई, कितनी चाहिए रिटर्न। तो बहुत सिंपल सी चीज है, ये अफेक्ट होती है रिस्क से। जिस प्रोजेक्ट में जितना ज्यादा रिस्क होगा, इन्वेस्टर को अगर रिस्क ज्यादा बियर करना है तो वो रिटर्न भी ज्यादा मांगेगा। तो जिस प्रोजेक्ट में रिस्क ज्यादा उसमें इन्वेस्टर की रिटर्न ज्यादा। सिंपल सी बात है। तो समझो, एक है प्रोजेक्ट 1, एक है प्रोजेक्ट 2। या समझो एक है कंपनी ए, एक है कंपनी बी। कंपनी ए में रिस्क थोड़ा सा कम है और कंपनी बी में रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है। कंपनी ए में रिस्क कम है और कंपनी बी में रिस्क ज्यादा है। अब प्रॉफिट्स, लेट प्रॉफिट्स को मैं बोल रहा हूं अर्निंग पर शेयर। कंपनी के जो भी सेल्स है, खर्चे हैं, सब माइनस करो। डिवेंचर का इंटरेस्ट है, लोन का इंटरेस्ट है, सब माइनस करो, टैक्स पे कर दो,
प्रीफरेंस को डिविडेंड दे दो, फिर जो बच जाता है इक्विटी के लिए बचता है अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दो, दैट इज नोन एज अर्निंग पर शेयर। वो तुम्हें पता है। कंपनी ए में अर्निंग पर शेयर है 100, कंपनी बी में अर्निंग पर शेयर है 110। रेट ऑफ रिटर्न, लेट इन्वेस्टर अगर कंपनी ए में इन्वेस्ट करेगा, अगर आप कंपनी ए में इन्वेस्ट करोगे तो आप कहोगे कि भैया 10% दे दे, ठीक है, क्योंकि रिस्क बहुत कम है। लेकिन कंपनी बी में रिस्क बहुत ज्यादा है, तो आप बोलोगे कंपनी बी से कि भैया मुझे तेरे से रेट ऑफ रिटर्न चाहिए 20%, वरना तो मैं कंपनी ए में लगा दूंगा, क्योंकि तेरे में रिस्क इतना ज्यादा है कि उस रिस्क को कंपेंसेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भैया मुझे रिटर्न बहुत ज्यादा चाहिए, वरना मैं नहीं लगा रहा इसमें। अब देखो मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर, देखो आप 100 डिवाइडेड बाय 10%, तो इस कंपनी का मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर होगा 1000 रुपए। ऐसी इस पड़ोस का देखो आप 110 अपॉन 20%, 550 रुपए, 550। इसका मतलब जिसने कंपनी ए में समझो कभी 100 रुपए लगाए थे, तो उसके 100 रुपए की वैल्यू आज हो चुकी है 1000, और जिसने कंपनी बी में 100 रुपए लगाए थे उसकी वैल्यू हुई है 550। इसका मतलब कौन ज्यादा अमीर बना है? कौन ज्यादा अमीर बना है? भैया ये ज्यादा अमीर बना है। मार्केट में किस कंपनी का शेयर ज्यादा बढ़ा है? भैया कंपनी ए का ज्यादा बढ़ा है, जबकि कंपनी ए का अर्निंग पर शेयर 100 है और कंपनी बी का अर्निंग पर शेयर 110 है। ये डिफरेंस, जबकि अर्निंग पर शेयर कंपनी ए का कम है, कंपनी बी का ज्यादा है, तब भी मार्केट में शेयर का प्राइस कंपनी ए का ज्यादा है, कंपनी बी का कम है। क्योंकि मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर पे दो चीजों का फर्क पड़ता है, एक अर्निंग पर शेयर का और एक रेट ऑफ रिटर्न का। और रेट ऑफ रिटर्न अगर बहुत कम है तो ऑब्वियस सी बात है डिनोमिनेटर कम है तो वैल्यू ज्यादा होगी। तो समझो एक छोटी सी चीज, अगर आपको अमीर बनना है तो मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर बहुत ज्यादा बढ़ना चाहिए। मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर पे रेट ऑफ रिटर्न का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, और रेट ऑफ रिटर्न रिलेटेड होता है रिस्क से। अब थोड़ा बहुत तो रिस्क होना ही चाहिए, वरना प्रॉफिट ही नहीं होगा, और अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो अर्निंग पर शेयर जीरो हो जाएगी, और अगर न्यूमरेटर जीरो है तब भी मार्केट प्राइस जीरो हो जाएगा। तो प्रॉफिट तो होना चाहिए, प्रॉफिट लेने के लिए थोड़ा सा रिस्क तो बियर करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा। इसको हम बोलते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। अगर एक लिमिट से ज्यादा रिस्क बियर करोगे आप तो इन्वेस्टर का रेट ऑफ रिटर्न बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और अगर रेट ऑफ रिटर्न बहुत ज्यादा बढ़ गया तो डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर बहुत कम हो जाएगा। इसीलिए रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ बोलते हैं हम। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। तो रिस्क और रिटर्न आपस में एक दूसरे को ट्रेड ऑफ कर दें। कोई ऐसा पॉइंट, कितना रिस्क बियर करना है, कितना रिस्क बियर करना है ताकि मार्केट में शेयर का प्राइस मैक्सिमम हो जाए। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा सिखाया। अब किस पॉइंट पे शेयर का प्राइस मैक्सिमम होगा, कितना मैक्सिमम आप रिस्क बियर कर सकते हो, वो हम फ्यूचर में सिखाएंगे। यहां पे आपको ये थ्योरी पता होनी चाहिए। तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, क्योंकि एक लिमिट से कम रिस्क लिया तो प्रॉफिट होंगे ही नहीं, मार्केट प्राइस वैसे ही जीरो हो जाएगा। और अगर एक लिमिट से ज्यादा रिस्क लिया तो डिनोमिनेटर इतना बढ़ जाएगा, रेट ऑफ रिटर्न इतना बढ़ जाएगा कि वैल्यू कम हो जाएगी। तो समझो बात को। तो ये बैलेंस सबसे बड़ी दिक्कत कॉमर्स साइड में होती है, बैलेंस बनाने की। ना एक लिमिट से कम हो सकता है, ना एक लिमिट से ज्यादा हो सकता है। दोनों ही सिचुएशन में आपको डाउनफॉल हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो जिसने 100 रुपए लगाए थे कंपनी ए में, आज उसको 100 रुपए की अर्निंग्स मिल रही हैं, 1000 रुपए का मार्केट प्राइस मिल रहा है, तो 1100 रुपए मिल रहे हैं।
जिसने कंपनी बी में 100 रुपए लगाए थे उसको 110 रुपए की अर्निंग मिल रही है, 550 का मार्केट प्राइस मिल रहा है, 660 रुपए मिल रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है कंपनी ए के शेयर होल्डर ज्यादा अमीर हैं। अब ये जो कंपनी ए के शेयर होल्डर ज्यादा अमीर हैं, प्रॉफिट कम है तब भी ज्यादा अमीर है, क्योंकि मार्केट प्राइस अमीरी पे रिचनेस पे अमीरी पे सिर्फ प्रॉफिट का इंपैक्ट नहीं होता है, रिस्क का इंपैक्ट भी होता है। रिस्क की वजह से बनता है रेट ऑफ रिटर्न, और रेट ऑफ रिटर्न से फिर मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है। तो हमें अमीर बनाना है। 1100 रुपए इज वेरी मच सुपीरियर। प्रॉफिट का जो इंपैक्ट है वो 10 रुपए है, लेकिन मार्केट प्राइस का, वेल्थ का जो इंपैक्ट है वो 450 रुपए है भैया, बहुत ज्यादा है। मल्टीपल टाइम्स 45 टाइम्स है। इसीलिए हम बोलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करोगे तो आप अमीर नहीं बन पाओगे, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करोगे तो आप अमीर बन जाओगे। और पहले आपने अपनी मार्केट में शेयर का प्राइस इतना कर दिया, अब आप इस 1000 रुपए में से लेट 200 रुपए के शेयर्स किसी को बेच दो, नए इन्वेस्टर्स ले आओ। अब भी आपके पास 800 रुपए के शेयर हैं और इस बंदे की वैल्यू 550 है, तब भी आप इस बंदे से अमीर हो। और नए इन्वेस्टर्स आपके साथ जुड़ गए, और पैसा आ गया, और एक्सपेंड कर जाओगे आप। फ्यूचर में आपकी और अच्छा बिजनेस होगा, फ्यूचर में और बढ़िया काम करोगे आप, और शेयर का प्राइस बढ़ेगा, आप और अमीर हो जाओगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा शेयर बेच के नए नए इन्वेस्टर्स को जोड़ के आप और एक्सपेंशन भी कर सकते हो, और मार्केट में आपकी गुडविल ज्यादा होगी, नाम ज्यादा होगा, आप अमीर ज्यादा हो। तो ये फर्क पड़ता है। तो एक बात ध्यान रखना, ना मैंने सेल्स चेंज करी, ना मैंने कॉस्ट कम करी, मैंने आपके बिजनेस को इस तरीके से मैनेज किया कि रिस्क कम हुआ, जिससे शेयर होल्डर की रेट ऑफ रिटर्न कम हुई और मार्केट में प्राइस ऑफ शेयर बढ़ गया। तो समझो एक छोटी सी चीज, ना मैं आपकी रेवेन्यू बढ़ा रहा हूं, ना मैं कॉस्ट कम कर रहा हूं, मैं बिजनेस को इस तरीके से मैनेज कर रहा हूं कि मार्केट में आपके शेयर का प्राइस बढ़ रहा है और आप बैठे बैठे अमीर बन रहे हो। हम सबको अमीर बना रहे हैं। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, रिचनेस। समझो बात को। तो मार्केट प्राइस, जब भी आप किसी भी चीज की वैल्यूएशन करोगे तो कितना रिटर्न आता है उसको रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करोगे, और रेट ऑफ रिटर्न होता है रिस्क से रिलेटेड। ध्यान रखो, रिस्क एक लिमिट से ऊपर नहीं हो सकता, अदरवाइज मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर गिर जाएगा। अब जब तक आपको ये चीजें पता नहीं होंगी, तब तक जब हम आपको थ्योरी पढ़ाएंगे उसमें जो लिखा होगा वो आपको समझ आएगा ही नहीं। इसलिए आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट बार बार पढ़ते हो, बार बार भूल जाते हो। पहली बात तो जब पढ़ रहे हो तो समझ नहीं आता है लिखा क्या है। क्यों? क्योंकि आपको वो सोचना समझना नहीं आता। अब एक पॉइंट और सीखो फटाफट से, कैपिटल स्ट्रक्चर। इक्विटी लेके काम करें या डिबेंचर लेके काम करें, शेयर होल्डर से पैसा लें या लेंडर से पैसा लें, किससे पैसा लें ताकि मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर बढ़ जाए। अब मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर अगर कंपनी ए का 100 रुपए से 120 रुपए हो जाए, रिस्क वही है 10%, तो मार्केट प्राइस भी 1200 रुपए हो जाएगा भाई साहब, 1000 से 1200 रुपए हो जाएगा। तो अगर हम कहें रिस्क लेवल सेम है, तो जैसे जैसे अर्निंग्स बढ़ेंगी वैसे वैसे मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। लेकिन अर्निंग्स बढ़ी 20 रुपए से, 100 से 120, और मार्केट प्राइस बढ़ा 1000 से 1200, 200 रुपए बढ़ा है, 200 रुपए। अब समझ जाओ ज्यादा बड़ी चीज क्या है, वेल्थ ज्यादा बड़ी चीज होती है। ठीक है जी। और जिस कंपनी ने अपना प्रॉफिट मैक्सिमम करने की कोशिश करी, मार्केट में शेयर का प्राइस उसका कम रह गया। समझो बात को, जरा समझो छोटी सी चीज। इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये अमीर बनाती है आपको, इसीलिए फाइनेंस मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो जी, अब समझो जरा, ध्यान से समझना आप जरा। तो ये मैं मिटा रहा हूं, किसी को कुछ लिखना है तो भैया पिक ले लो फटाफट से। ठीक है जी। अब ये फर्क पड़ता है, जो टीचर बहुत हायर क्लासेस को पढ़ाता है, अगर वो आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ाएगा तो वो कैसे समझाएगा फिर पढ़ाएगा, तो आपके लिए देखो कितना स्मूथ हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पहले ये पता करो कि टीचर सीए फाइनल, सीएमए फाइनल, एमबीए के लोगों को पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता। अगर पढ़ाता है तो उससे पढ़ना है, कहानी खत्म। फिर देखो आप अपना फ्यूचर कैसा बनेगा। समझो
इक्विटी से मैंने पैसा लिया 100, डिवेंचर से मैंने पैसा लिया 100, और डिवेंचर पे फिक्स इंटरेस्ट देना है 10%। तो मैंने मार्केट से पैसा उठाया 200। अब मैंने ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैंने कमाया 30%। अब ये 200 करोड़ रुपए मैंने लगाए, इन्वेस्ट करे, बिजनेस करा, और उस पर 30% की रिटर्न आई है। इसका मतलब डिवेंचर पे भी 30% कमाया है, इक्विटी पे भी 30% कमाया है। लेकिन डिवेंचर पे मैंने कमाया तो 30 है, लेकिन देना तो 10 है, उसका तो फिक्स्ड है। तो 30 में से सिर्फ 10 देना है, कितना बच गया? 20। तो ये जो 20 बच गया एक्स्ट्रा, ये भी किसको मिलेगा? इक्विटी को मिलेगा। तो ये 20 भी इक्विटी में जुड़ जाएगा। अरे भाई साहब, तो इक्विटी का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 50% हो जाएगा। 50%। समझो बात को, समझो जरा। तो हालांकि आरओआई 30% है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी 50% है भाई साहब। रिटर्न ऑन इक्विटी 50% है, क्योंकि आरओआई 30% होने का मतलब टोटल पैसे पे 30% कमाया है आपने। तो डिवेंचर पे भी 30%, इक्विटी पे भी 30%, डिवेंचर पे भी 30%, इक्विटी पे भी 30%, लेकिन डिवेंचर को देना तो 10% है। तो आपको 20% जो बच गया वो आप इक्विटी को दोगे, तो इक्विटी को मोर देन प्रोपोर्शनेट रिटर्न मिल रहा है, तो अर्निंग पर शेयर बढ़ गया। तो अर्निंग पर शेयर बहुत ज्यादा बढ़ गया, और अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, रिस्क सेम है, रेट ऑफ रिटर्न सेम है, तो मार्केट में शेयर का प्राइस बढ़ेगा। भाई साहब, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो इसका मतलब अगर आपका आरओआई 30% है और कॉस्ट ऑफ डेट, डेट की जो कॉस्ट है वो 10% है, तो अगर आपका आरओआई कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा है, अगर आपका आरओआई कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा है, तो इसका मतलब डिवेंचर से आपने पैसा लिया 10% पे, मार्केट में लगाया 30% कमाया, आपको 20% जो बच गया वो भी आप इक्विटी को दोगे, तो इक्विटी को तो बम्पर रिटर्न मिल गया, रिटर्न पे रिटर्न 30% तो कमाए कमाया, 20 और आ गया। तो अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा है, तो इसका मतलब इक्विटी को मोर देन प्रोपोर्शनेट रिटर्न मिलेगा, इक्विटी को मोर देन प्रोपोर्शनेट रिटर्न मिलेगा। और अगर इक्विटी को मोर देन प्रोपोर्शनेट रिटर्न मिलेगा तो अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, मार्केट में शेयर का प्राइस बढ़ेगा। तो भैया इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपका ये बिजनेस है तो आपको नए नए अब आप क्या करते हैं, समझो एक सिचुएशन समझो। अगर आप 200 के 200 रुपए इक्विटी से लेते, डिवेंचर से ना लेते, अगर आप 200 के 200 रुपए इक्विटी से लेते तो क्या होता? समझो, अगर आप 200 के 200 इक्विटी से लेते तो 200 पे आप 30% कमाते, और फिर ये तो पूरा का पूरा इक्विटी है, तो 30% ही इक्विटी को मिलता, तो आरओआई भी 30 होता और रिटर्न ऑन इक्विटी भी 30 होता। फिर इक्विटी को मोर देन प्रोपोर्शनेट रिटर्न ना मिलता, अर्निंग पर शेयर इतना ज्यादा ना बढ़ता, 30% की रिटर्न होती, अभी 50 की है, तो अर्निंग पर शेयर कम होता, तो मार्केट में शेयर का प्राइस भी कम होता, मार्केट में शेयर का प्राइस भी कम होता। इसका मतलब पैसा जुटाया कहां से? अगर ये वाला केस है, ये वाला, तो आपको इक्विटी से पैसा जुटा के बिजनेस करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, सॉरी डिबेंचर से, डेट से, डेट से, ताकि डेट को देना कम पड़े, आपके पास ज्यादा बचे, आप इक्विटी को मोर देन प्रोपोर्शनल रिटर्न दो, अर्निंग पर शेयर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जिससे मार्केट में शेयर का प्राइस बढ़ जाए। अगर आप इस केस में सारा का सारा 200 रुपए इक्विटी से जुटा लोगे, इक्विटी से, तो 30% की रिटर्न दे सकते हो इक्विटी को। अब मिल रही है 50 की, तो सोच लो अर्निंग पर शेयर कहां पे ज्यादा है, मार्केट में शेयर का प्राइस कहां ज्यादा होगा, रिचनेस कहां ज्यादा होगी। इसीलिए मैंने आपसे कहा था हम आपको समझाएंगे किस केस में कहां से पैसा जुटाना सही है। तो केस 1, जो अभी हमने केस 1 किया, यहां से अगर आपको बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए पैसा चाहिए तो डिबेंचर से पैसा लो, लोन लो, इक्विटी से पैसा मत लो, क्योंकि आपकी रेट ऑफ रिटर्न बहुत अच्छी है,
तो लेंडर से पैसा लो, 10% दो, जो बच जाए इक्विटी को दो, इक्विटी की रिटर्न बढ़ेगी, अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, मार्केट में शेयर का प्राइस बढ़ेगा। लेकिन जरा इसके पड़ोस में एक दूसरा केस भी देखो आप। तो अगर सिर्फ इक्विटी से जुटाते तो इक्विटी को रिटर्न मिलती 30, अब मिल रही है 50, तो समझ जाओ रिटर्न कहां ज्यादा है, मार्केट प्राइस कहां ज्यादा होगा। ठीक है जी। अब जरा इसका पड़ोस वाला केस देखो। अगेन मैंने 100 रुपए इक्विटी से लिए, 100 रुपए डेट से लिए, मेरे पास 200 रुपए हैं। आरओआई है 6%। अरे तो आपने इस पे भी 6% कमाया है, इस पे भी 6% कमाया है, ठीक है, लेकिन डेट को देना तो 10% है, आपने कमाया 6, तो भैया ये तो 4 और लेगा, आपको तो 10 देना पड़ेगा, तो 4 देने के लिए इसके 4 कम हो जाएंगे। अब आरओआई 6% है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी 2% रह गया। क्यों रह गया 2%, वो आपको समझ में आ गया। अब आपका आरओआई कॉस्ट ऑफ डेट से कम है, तो यहां पे इक्विटी को नुकसान हो जाएगा। हालांकि हमने 6% कमाया है अपने पैसे पे, लेकिन इक्विटी को जो रिटर्न मिलेगी वो 2% मिलेगी, क्योंकि डिवेंचर होल्डर को 10 चाहिए, तो 4% वहां पे कम हो जाएगा इक्विटी का। तो इक्विटी की रिटर्न है 2%, और 2% के हिसाब से ही मार्केट में शेयर का प्राइस होगा। अब अगर इस क्वेश्चन में मैं डेट हटा दूं और सारा पैसा इक्विटी का लगा दूं, तो 200 के 200 रुपए अगर मैं इक्विटी के लगा दूं, तो 200 पे मैंने कमाया 6%। अब डेट तो है ही नहीं, तो मैं 200 जो इक्विटी का 200 रुपए लिया मैंने, उस 200 रुपए पे मैं 6% की रिटर्न दे सकता हूं इक्विटी को। अभी मैं दे पा रहा हूं 2%। तो अगर मैं डेट हटा दूं अपने बिजनेस से, डेट की जगह इक्विटी लिया हूं, तो मेरी जो रिटर्न टू इक्विटी है वो 2% से 6% हो जाएगी। अरे भाई साहब रिटर्न बढ़ जाएगी, मतलब अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा, इसका मतलब मार्केट में शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। इसका मतलब इस केस में बेनिफिशियल सिचुएशन क्या है, डेट का होना या डेट का हटना? डेट का हटना। तो अगर ये वाला केस एप्लीकेबल है तो उस केस में डेट हटा दो, सारा पैसा इक्विटी का लगा दो। समझो? तो अगर कोई कंपनी की रेट ऑफ रिटर्न आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उसके कॉस्ट ऑफ डेट से कम होती है, तो वो कंपनी अगर डेट लेके काम करेगी तो इक्विटी की रिटर्न गिर जाएगी, मार्केट में शेयर का प्राइस गिर जाएगा, अमीर बनने की बजाय इन्वेस्टर गरीब हो जाएगा। तो उस केस में कंपनी को डेट हटा देना चाहिए और उसकी जगह इक्विटी लेके आनी चाहिए। तो शेयर होल्डर से पैसा लो और डेट की रीपेमेंट कर दो। अब आप 6% कमा रहे हो, तो जहां पहले आप 2% दे रहे थे अब 6 हो जाएगा। मार्केट में शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो लोगों में थोड़ा सा लगेगा भाई साहब मार्केट में शेयर का प्राइस बढ़ा है, कंपनी ने कुछ गेन किया है। और जब आपका मार्केट में शेयर का प्राइस बढ़ेगा, आप थोड़े अमीर हो गए, उसमें से थोड़ी सी इक्विटी किसी और अच्छे इन्वेस्टर को बेचो, उससे और पैसा ले लो, नया पैसा, नया कैश, और उससे और बिजनेस को अच्छा करने की कोशिश करो, और फिर आपका बिजनेस अगेन स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये सारी पावर्स हम आपको देंगे जब हम आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लॉजिक सिखाएंगे, तब आप किसी कंपनी के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। आप शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को अमीर बना सकते हो। तो आप अमीर बनाते हो लोगों को अमीर, ये काम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। दैट इज नोन एज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। किस सिचुएशन में डेट लेके काम करना है और किस सिचुएशन में डेट की रीपेमेंट करके काम करना है, वो देखना पड़ेगा। समझो बात को, जरा समझो, छोटी सी चीज। तो सिचुएशन हर तरीके की हो सकती है, हर तरीके की सिचुएशन को समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। वही तो हम आपको सिखाएंगे फ्यूचर में, जब आप आगे चल के सीए, सीएमए, एमबीए, बीकॉम, बीबीए कुछ भी करोगे, तब आपको हम ये सब्जेक्ट कराएंगे। अभी हम आपको थ्योरी कराएंगे, लेकिन थ्योरी समझने के लिए पहले आपको ये लॉजिक समझना पड़ेगा कि ये सिचुएशन क्या है। ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी।
आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें सिर्फ इक्विटी है, थोड़ी सी इक्विटी, थोड़ा सा डेट है, क्या है, क्या कैपिटल स्ट्रक्चर है क्या? तो अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ डेट से बहुत ज्यादा है, तो सिर्फ इक्विटी से काम मत करो, मार्केट में शेयर का प्राइस कम होगा। थोड़ा सा डेट लेके काम करो तो इक्विटी को मोर देन प्रोपोर्शनल रिटर्न मिलेगी, अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, मार्केट में शेयर का प्राइस बढ़ेगा। ये कहता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो अगर आपका रिटर्न बहुत हाई है तो लोन लेके काम करो, आप अमीर बन जाओगे। ये है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लॉजिक। तो समझो कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, किस सिचुएशन में कैसा। मैंने इस सिचुएशन में कहा सिर्फ इक्विटी, डेट नहीं होना चाहिए, तब मार्केट में शेयर का प्राइस बढ़ेगा। मैंने इस सिचुएशन में कहा डेट होना चाहिए, सिर्फ इक्विटी नहीं होनी चाहिए, तब मार्केट में शेयर का प्राइस बढ़ेगा, तब आप अमीर बनोगे, तब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगी। ठीक है जी। तो कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा हो, फिर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हमने पिछली बार करा था। उधार पे माल खरीदे या कैश में, उधार में माल बेचे या कैश में बेचे। लॉन्ग टर्म डिसीजन, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, और सारी चीज के लिए मुझे पता होना चाहिए मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है, जिसे हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं। बहुत सारे डिसीजंस होते हैं। और फिर एक होता है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन, चलो एक लॉजिकल डिसीजन देख लो। डिविडेंड डिसीजन, वैसे तो बहुत सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी होते हैं कि डिविडेंड देना है कि नहीं देना है। डिविडेंड डिसीजन अगेन, एक आपका है रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट और एक आपकी है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लेट इक्विटी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल मानते हैं, ठीक है जी। समझो जी, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट या रेट ऑफ रिटर्न, आपका रेट ऑफ रिटर्न है 30%, और शेयर होल्डर से अगर आप पैसा लेते हो तो शेयर होल्डर अपने पैसे का मांगता है रिटर्न आपसे 20%। इकोनॉमिक्स में या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कॉस्ट को के से रिप्रेजेंट करते हैं, सी से नहीं। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो शेयर होल्डर अपने पैसे पे रिटर्न मांग रहा है 20, लेकिन आप कमा रहे हो 30, ज्यादा कमा रहे हो। सिंपल सी बात है, अरे खूब पैसा लो, लगाओ, कमाओ। अब आप 20 नहीं, आप शेयर होल्डर को 30 दे सकते हो, 30। तो जितनी उसकी डिमांड है उससे ज्यादा दे सकते हो आप, तो भैया अर्निंग पर शेयर तो बढ़ेगा, तो भैया मार्केट में शेयर का प्राइस बढ़ेगा। तो आप क्या करो, शेयर होल्डर मांग रहा है 20 लेकिन आपने कमाया 30, तो आप उसे डिविडेंड बिल्कुल मत दो, अपने पास रखो पैसा, और उस पैसे को री इन्वेस्ट करके दोबारा 30% कमा लो। क्योंकि शेयर होल्डर को तो 20 चाहिए, आप कमा रहे हो 30, तो ज्यादा प्रोपोर्शनल रिटर्न दे सकते हो आप शेयर होल्डर को, तो शेयर होल्डर को मोर देन प्रोपोर्शनल रिटर्न मिलेगी, अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, तो मार्केट में शेयर का प्राइस बढ़ेगा। समझो, शेयर होल्डर से आपने लिए 100 रुपए एज इक्विटी कैपिटल। शेयर होल्डर कहता है भैया मुझे मेरे पे रिटर्न दे देना 20%। आपने कहा ठीक है, आपने ये 100 रुपए मार्केट में इन्वेस्ट करे, आपने कमाई अर्निंग्स 30%। अब आप चाहो तो ये रिटर्न दे सकते हो इसको वापस। अगर आप ये 30 रुपए इसको दे दो, 30 रुपए इसको दे दो, तो अगले साल भी आपके पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए पे अगेन आप 30 रुपए कमा सकते हो, ठीक है। लेकिन आपने ये 30 रुपए इसको नहीं दिए, आपने इसको नहीं दिए 30 रुपए, अपने पास रखे, तो अब आपके पास हो गए 130 रुपए। अब शेयर होल्डर 130 का 20% मांगेगा, क्योंकि वो कहेगा 30 रुपए भी तो मेरे ही हैं, आपने मुझे दिए नहीं, अपने पास रखे, एक तरीके से मेरा पैसा आपने अपने पास रखा, तो मुझे उस पर भी रिटर्न चाहिए। सिंपल सी बात है, सही बात है, गलत, सही, एकदम सही बात है, ये 30 रुपए हैं तो उसी के।
तो वो 130 पे 20% मांग रहा है, लेकिन आप 130 पे 30%, 39 रुपीज कमा रहे हो। आप तो 39 रुपीज कमा रहे हो, आप अगेन उसका 30% कमा रहे हो। उसको तो 130 का 20% 26 रुपए चाहिए, लेकिन आप कमा रहे हो 39। अगेन आप 13 रुपए एक्स्ट्रा दे सकते हो, तो अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, तो मार्केट में शेयर का प्राइस बढ़ेगा। 39 रुपीज है अर्निंग पर शेयर, तो 39 रुपीज के हिसाब से मार्केट में प्राइस आ जाएगा 390, अगर मैं 10% से डिवाइड करूं। और वहीं पे अगर आप ये 30 रुपए इसको दे देते हो, तो अगले साल आप वही 100 रुपए इन्वेस्ट करोगे, और 100 रुपए का 30% 30 रुपए कमाओगे, तो 30 रुपए को 10% से डिवाइड करेंगे तो 300 रुपए मार्केट में शेयर का प्राइस होगा, जबकि यहां पे आएगा 390 रुपए, क्योंकि आप रिटर्न ज्यादा कमा रहे हो। अगर रिटर्न ज्यादा कमा रहे हो तो शेयर होल्डर को पैसा क्यों दे रहे हो? अपने पास रखो, इन्वेस्ट करो, ज्यादा कमाओ, ज्यादा अर्निंग पर शेयर होगा, ज्यादा मार्केट का शेयर का प्राइस होगा। सिंपल सी बात है। लेकिन अगर 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 आपकी अर्निंग पर शेयर है 10%, लेकिन शेयर होल्डर को अपने पैसे पे चाहिए 20%, आप कमा रहे हो 10%, कम कमा रहे हो, तो भैया शेयर होल्डर का पैसा वापस कर दो, क्योंकि आप कमा पा नहीं रहे हो, आप उसको रिटर्न कम दे रहे हो। रिटर्न कम आएगी, अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगी, मार्केट में शेयर का प्राइस गिर जाएगा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की जगह मिनिमाइजेशन हो जाएगी। तो अपने पास मत रखो ये पैसा। फॉर एग्जाम्पल शेयर होल्डर से आपने लिए 100 रुपए, उसको चाहिए 20%, 20 रुपए, आपने कमाए 10 रुपए। अगर आप ये पैसा अपने पास रखते हो, तो आपने उसके 10 रुपए अपने पास रखे, तो अब आपके पास शेयर होल्डर के हो गए 110 रुपए। 110 का 20%, अब वो मांगेगा 22 रुपए, लेकिन आपने कमाया है 10%। 110 का 10%, 11 रुपए कमाए, तो 11 रुपए को 10% से डिवाइड करो, मार्केट में शेयर का प्राइस है 110। आपने कम कमाया है, उसको चाहिए 22 रुपए, आपने कमाए 11 रुपए। ओके ओके, समझो एक छोटी सी चीज। उसको चाहिए 22, आपने दिए 11, उसको चाहिए 20, आपने दिए 10। यहां पे आप उसको 10 रुपए कम दे रहे हो, यहां पे आप उसको 11 रुपए कम दे रहे हो। ऐसे आगे चल के अगर आपने डिविडेंड नहीं दिया, उस पैसे को अपने पास ही रखा, तो ये गैप बढ़ता जाएगा। आप उसको 12 रुपए कम दे रहे हो, आप उसको 15 रुपए कम दे रहे हो, और जितना ये गैप बढ़ता जाएगा, मार्केट में शेयर का प्राइस उतना ही ज्यादा गिरता जाएगा, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा की बढ़ रही है अब, और आप उसको दे कम रहे हो। तो सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ सौदा क्या है? आप ये पैसा अपने पास मत रखो, क्योंकि आपको लॉस हो रहा है। आपकी कॉस्ट 20% है, लेकिन आप कमा रहे हो 10%, तो भैया हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए, पैसा वापस कर दो, हमें नहीं चाहिए। क्योंकि कॉस्ट 20% है, रिटर्न 10% है, तो रिटर्न कम है, कॉस्ट ज्यादा है, तो आपका मार्केट में शेयर का प्राइस गिर जाएगा। तो इस केस में 100% डिविडेंड दे दो, लेकिन इस केस में डिविडेंड मत दो, तब मार्केट में शेयर का प्राइस बढ़ेगा। तो ये होती है रिटर्न और कॉस्ट का कंपैरिजन, तब हम लेते हैं डिविडेंड डिसीजन। और बाकी थ्योरेटिकल चीजें तो बहुत सारी होती हैं। अगर आपको लगता है फ्यूचर में बहुत बड़े बड़े एक्सपेंशन प्रोग्राम्स आपके पास अवेलेबल है, नई नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आपके पास अवेलेबल है, तो आज डिविडेंड मत बांटो, क्योंकि आज डिविडेंड बांटोगे फिर पैसा चाहिएगा इन्वेस्टमेंट के लिए, तो पैसा जुटाने के लिए फिर बहुत खर्चा करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप शेयर्स डिवेंचर्स इशू करना चाहते हो, तो बहुत बड़ा लीगल प्रोसेस होता है, प्रोफेशनल्स को हायर करना पड़ता है, प्रोफेशनल एडवाइस लेनी पड़ती है, जिसको फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, तो इससे बढ़िया आज डिविडेंड दो ही मत। फिर बहुत सारी चीजें हैं, टैक्स है, अदर फैक्टर्स हैं, ये मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली समझाया, ठीक है जी। अब ये जो आपने अभी तक लॉजिक देखे हैं, ये सारे लॉजिक अपने दिमाग में बसा लो बस। अब हम पढ़ सकते हैं कि भैया फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या कहता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, एक होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन।
फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है आपको अमीर बनाना, और अमीरी वेल्थ से आती है, इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। कोई ऐसा डिसीजन जिससे शेयर का प्राइस भी बढ़ जाए, प्रॉफिट भी बढ़ जाए, अरे भाई उससे बेस्ट डिसीजन हो ही नहीं सकता। लेकिन कोई ऐसा डिसीजन जिससे शेयर का प्राइस बढ़ रहा है लेकिन प्रॉफिट घट रहा है, आप वो डिसीजन चूज कर सकते हो क्योंकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्राइमरी है। लेकिन कोई ऐसा डिसीजन जिससे प्रॉफिट तो बढ़ेगा लेकिन मार्केट में शेयर का प्राइस गिरेगा, वो डिसीजन आप ऑप्ट नहीं कर सकते, ये कहती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो काम है, एक है सोर्स ऑफ फंड्स, पैसा कहां कहां से जुटाना है, सिर्फ इक्विटी, सिर्फ डेट, थोड़ा सा इक्विटी, थोड़ा सा डेट, कहां से, और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स कहां कहां लगाना है। सोर्स ऑफ फंड्स ऑब्जेक्टिव है मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम हो जाए। तो आपने एक चीज सीखी है, एक इक्विटी होता है, एक डेट होता है। इक्विटी कॉस्टलियर सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, डेट चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। तो अगर मैं कहूं कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए तो आप कहोगे डेट से जुटा लो पैसा, अरे नहीं, अभी तो मैंने सिखाया था सिचुएशंस है कहां पे डेट बेस्ट है, कहां पे डेट बेस्ट नहीं है। दूसरी चीज, एक चीज और भी होती है, जितना ज्यादा डेट बढ़ा दोगे उतना रिस्क बढ़ जाएगा, तो एक लिमिट तक ही रिस्क बियर कर सकते हो आप। तीसरी चीज, अगर आप इक्विटी ज्यादा यूज कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा इक्विटी शेयर्स यूज कर रहे हो, तो इक्विटी शेयर होल्डर ओनर होता है। तो अगर आपने बहुत सारे इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए तो बहुत सारे ओनर्स हो गए, तो आपका जो कंट्रोल है वो कंट्रोल डाइवर्ट हो जाएगा। तो बहुत कम लोगों के पास अगर इक्विटी शेयर रहेंगे तो उनका कंट्रोल रहेगा कंपनी के ऊपर। तो जो शेयर होल्डर्स हैं, जो मालिक हैं, क्या वो कंट्रोल दूसरों को डाइवर्ट करने के लिए तैयार है या नहीं, ये भी एक फैक्टर है कि वो इक्विटी शेयर से पैसा जुटाएगा या डिबेंचर से पैसा जुटाएगा। और दूसरी चीज, डिबेंचर से पैसा जुटाओगे रिस्क बढ़ जाएगा, तो कितना रिस्क ले सकते हो आप, वो भी एक क्वेश्चन है। तो सिर्फ कॉस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होती, रिस्क है, कंट्रोल है, बहुत सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। और सर्कमस्टांसेस ऑफ द सिचुएशन है, हर एक को तो लोन नहीं मिलता है, पहले उसको प्रूव करना पड़ता है कि मैं वो लोन चुका सकता हूं, तभी तो लोन मिलेगा। चलो खैर, वो बात की बात है। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न्स, ऐसी जगह पैसा लगाओ जहां पे रिटर्न मैक्सिमम हो सके। लेकिन एक बात ध्यान रखना, रिटर्न मैक्सिमम करने के लिए रिस्क एक लिमिट से ज्यादा ना बढ़ जाए, क्योंकि अगर रिस्क बढ़ा तो रेट ऑफ रिटर्न बढ़ेगा इन्वेस्टर का, और मार्केट में शेयर का प्राइस क्या हो जाएगा, कम। तो इसीलिए रिटर्न को भी आप मैक्सिमाइज नहीं कर सकते, एक लिमिट तक रिटर्न अर्न कर सकते हो, एक लिमिट तक रिस्क बियर कर सकते हो। और रिटर्न मतलब प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क बियरिंग। तो रिस्क को आप मैक्सिमाइज कर नहीं सकते, मार्केट में शेयर का प्राइस गिर जाएगा, इसीलिए रिटर्न मैक्सिमाइज हो ही नहीं सकती, वेल्थ मैक्सिमाइज हो सकती है। समझो बात को, इसीलिए मैंने हर जगह क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, तो बहुत बड़ी चीज होती है ये। ओके, इसीलिए कैलकुलेटेड रिस्क बोलते हैं हम इसको। चलो जी, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो पार्ट हैं, एक सोर्स ऑफ फंड्स, एक एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। पैसा जुटाने का, पैसा लगाने का, कहां से जुटाएं और कहां लगाएं ताकि इन्वेस्टर्स अमीर बन जाए। सोर्स ऑफ फंड्स एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड्स, डेट, इक्विटी, कितना डेट कितनी इक्विटी, उसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तो सिचुएशन टू सिचुएशन अलग अलग होगा, सर्कमस्टांसेस अलग अलग होगा। हम आपको सिखाएंगे किस सिचुएशन में क्या कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो इसको हम कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन बोलते हैं। फिर शॉर्ट टर्म, दैट इज क्रेडिटर्स, कैश में खरीदे या उधार में खरीदे, क्रेडिटर्स, तो वो शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, करंट लायबिलिटीज। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म डेटर्स, उधार दें या ना दें, डेटर्स 3 महीने की ब्लॉकेज हो जाएगी तो 3 महीने का ब्याज कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, फायदा है नुकसान है, तब हम बताएंगे उधार दें या ना दें, कैश में बेचे। तो करंट असेट से रिलेटेड डिसीजन लेने, करंट लायबिलिटीज, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज वर्किंग कैपिटल। तो एक होता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन, ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही हिस्सा होता है। फिर एक होता है लॉन्ग टर्म डिसीजन, इन्वेस्टमेंट, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स।
लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, प्लांट मशीनरी में इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म, इसको कैपिटल बस्टिंग डिसीजन बोलते हैं, और ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही हिस्सा होता है। इसको हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी बोलते हैं, समझो। और फिर आता है हमारे पास डिविडेंड डिसीजन भी होता है, किन सिचुएशन में डिविडेंड देना चाहिए, किस सिचुएशन में डिविडेंड नहीं देना चाहिए, कैश अपने पास रख लेना चाहिए, ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिसीजन है। तो बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं फाइनेंस मैनेजर को। अभी हम थ्योरेटिकली कराएंगे, फ्यूचर में ये सारे के सारे चैप्टर्स हैं प्रैक्टिकली कराएंगे। चलो जी, तो यहां तक, और ये सारे चैप्टर्स करने के लिए हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए फ्यूचर में हम वो भी कैलकुलेट करना आपको सिखाते हैं। और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, तो वो भी बहुत सारे चैप्टर सिखाते हैं। अब जैसे आरओआई का मैं यूज कर रहा था, तो हम आपको रेशियो एनालाइजिंग भी सिखाते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फ्यूचर में, अभी तो आपको अकाउंट्स में है। ये ओवरऑल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, एक सोर्स ऑफ फंड्स, एक एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, सारी चीजें। वाओ, अब हम कर सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब मैं जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको पढ़ाऊंगा, तो देखना जो जो चीज मैं कराऊंगा और जैसे जैसे मैं समझाऊंगा, आपको एक एक पॉइंट विद रीजन समझ में आएगा, तो आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, लर्न हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और, जैसे डेटर में पैसा ब्लॉक हो रहा था, तो वहां पे आपने फाइनेंस कॉस्ट कैलकुलेट करी है ना 3 महीने की, तब आपने देखा फायदा है नुकसान है। तो जहां जहां पैसा ब्लॉक होता है, वहां वहां फाइनेंस कॉस्ट काउंट करते हैं, फिर देखते हैं हमें फायदा हुआ नुकसान हुआ। जैसे इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री 2 महीने की भर के रखें, 3 महीने की भर के रखें। जितनी ज्यादा इन्वेंट्री भर के रखेंगे, कस्टमर वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि इन्वेंट्री बहुत है, हर कस्टमर की चीज है हमारे पास, तो कोई कस्टमर वापस नहीं जाएगा, तो वो हमें फायदा है। लेकिन 3 महीने की इन्वेंट्री भर के रखेंगे, 3 महीने का पैसा ब्लॉक हो जाएगा, तो फाइनेंस कॉस्ट भी आएगी। तो इन्वेंट्री भर के रखते हैं तो फायदा भी होता है, फाइनेंस कॉस्ट भी आती है। अगर फायदा ज्यादा है, फाइनेंस कॉस्ट कम है, तो भर के रखो, खूब भर भर के रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फायदा कम है, फाइनेंस कॉस्ट ज्यादा है, तो इन्वेंट्री कम से कम भर के रखो। ज्यादा इन्वेंट्री भर के रखने की जरूरत नहीं है, नुकसान ज्यादा हो रहा है, फायदा कम आ रहा है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिसीजन है, इसको इन्वेंट्री मैनेजमेंट बोलते हैं, कितना स्टॉक मेंटेन करके रखें। फिर एक होता है कैश बैलेंस, कितना कैश हमारे पास होना चाहिए। ठीक है जी, चलो जी। अब बाकी फ्यूचर में जब हम चैप्टर करेंगे, तो उसके साथ सारे लॉजिक क्लियर करते हुए जाएंगे, छोटे 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 छोटे, तब देखना आप। वाओ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय बाय।